नमस्कार, वेलकम बैक। तो रशिया यूक्रेन वॉर को अब लगभग 2.5 साल हो गए हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। दरअसल रशिया यूक्रेन पे बॉम्बिंग करते करते अब अपने ही जमीन पर बॉम्ब गिराने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, अभी तक हो ये रहा था कि रशिया की सेना यूक्रेन में घुसी थी। दो रीजन डोनबास और खैरसोन ये लड़ाई का मुख्य केंद्र बने रहे हैं, जहां यूक्रेन की फोर्सेस और रशिया की फोर्सेस आमने सामने लड़ रही हैं। सीधे शब्दों में बोला जाए तो रशिया अटैक कर रहा है और यूक्रेन डिफेंड कर रहा है। पर अभी 2 दिन पहले इस वॉर में नदी की धारा अचानक उल्टी बहने लगी। दरअसल हुआ ये कि सुबह सुबह अचानक यूक्रेन के 1000 सैनिकों ने 100 से भी ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स के साथ रशिया पे दूसरी तरफ यानी कि यहाँ इस कर्स्क रीजन बॉर्डर के पास से धावा बोल दिया। और जब तक रशिया को इस बात की खबर लगी, ये लोग बॉर्डर से 10 किलोमीटर अंदर घुस चुके थे। फिर रशियन फोर्सेस ने इनको कन्फ्रंट किया और लड़ाई शुरू हो गई। और रशिया इन्हीं यूक्रेनियन सोल्जर्स को मारने के लिए अपनी ही जमीन पर बमबारी करने लगा। बताया जा रहा है कि करीब 75,000 लोकल रशियन नागरिकों को कर्स्क और पास के सुजदा रीजन से निकाला जा चुका है। पर फिर भी आम लोग मर रहे हैं, गोलियों से नहीं बल्कि उन मिसाइलों के मलबे से जो आसमान से नीचे घरों पे गिर रहे हैं। देखिए, रशिया के पास S-400 और S-500 नाम से एक सुपीरियर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो यूक्रेन से आने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। पर अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो इस गिरते हुए मलबे को भी नष्ट कर दे। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA की चिंताएं अलग बढ़ी हुई हैं, क्योंकि इसी कर्स्क रीजन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। तो अगर इस बमबारी में या गलती से कोई मिसाइल उधर चली गई तो एक बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर होने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक 2 साल बाद यूक्रेन की फोर्सेस ने रशियन टेरिटरी पे अटैक कर दिया। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि जो भी आज तक यूक्रेन ने किया है वो US और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के कहने पे किया है, तो इसमें भी वेस्टर्न कंट्रीज का ही कोई बड़ा इंटरेस्ट छुपा होगा। पर क्या? तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से जोड़कर देखें तो शायद जवाब ढूंढना आसान होगा। देखिए, ईरान शुरू से ही रशिया को मिसाइल्स और ड्रोन सप्लाई कर रहा है, और जब बात अब ईरान पे आई है तो रशिया भी खुलकर ईरान का सपोर्ट करने के लिए सामने आ गया है। और यही बात US और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर रशिया इधर इन्वॉल्व हुआ तो ये वॉर काफी लंबा खिंच जाएगा और इस वॉर में पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट समा जाएगा। देखिए, पेंच यहाँ ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज ईरान को दबाना तो चाहती हैं, पर जो अपने बाकी के अलाइज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर और UAE, इन सब के लिए कोई परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर द फ्रेंड्स विद बेनिफिट। तो इसलिए बिल्कुल हो सकता है कि ये रशिया को अपने ही वॉर में उलझाए रखने की साजिश हो, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल के बीच एक ऑल आउट वॉर हो गया तो रशिया के लिए 2 फ्रंट पे वॉर सप्लाईज को पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, ये बात तो एकदम तय है कि रशिया की तरह ईरान को भी अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। ना ही कोई इस्लामिक देश सामने आएगा और ना ही रशिया खुद। पर हाँ, ईरान को मिलिट्री सप्लाईज देने के लिए रशिया, नॉर्थ कोरिया और शायद पाकिस्तान भी आगे आ जाए। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज को ना नॉर्थ कोरिया की चिंता है और ना पाकिस्तान की, पर हाँ, रशिया को उलझाए रखना इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान के साथ अटैक करने के लिए नहीं तो कम से कम रशिया ईरान को इजराइल के अटैक से डिफेंड करने के लिए अपने फाइटर जेट्स, वॉरशिप्स और एयर डिफेंस को जरूर डिप्लॉय कर सकता है। तो इसलिए जियोपॉलिटिक्स में जो भी होता है वो किसी न किसी वजह से होता है। यूक्रेन ने अचानक यूं ही हमला नहीं कर दिया, इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है, बहुत बड़ी साजिश है, जिसका आने वाले वक्त में हमें बिल्कुल पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए जय हिंद।